नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर ऊपर तरे वार किए जा रहे हैं। हसन नसरुल्लाह और उनकी जंगी तंजीम इसराइल के लिए वबाल जान बना हुआ है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद पहली मरतबा हिज़्बुल्लाह की जानिब से सरहद पार इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स पर एक बार फिर रॉकेटों की बारिश की गई, जिसके नतीजे में न सिर्फ तेल अवीव में सायरन गूंज उठे बल्कि इसराइल को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान उठाना पड़ा। लेबनानी तंजीम की जानिब से दावा किया गया है कि इसने बुध को अपने मकामी कमांडर की इसराइली फोर्सेस के हाथों हलाकत के बाद सरहद के उस पार इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। गजा की पट्टी में 7 अक्टूबर को हमास के कमांडो एक्शन के बाद जब इसराइली फौज ने यलगार की तो इसके बाद से ही हिज़्बुल्लाह और इसराइल तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर एक दूसरे पर बमबारी या रॉकेट फायर करते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने पहली बार सरहद पार हमले किए। इससे उनका ये मकसद इसराइल को पैगाम देना है कि लेबनान की जंग उनकी सोच से ज्यादा तवील और सब्र आजमा होगी। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल के इलाके करियात शमूना में वाक़े इसराइली फौज के हेडक्वार्टर्स को फलक मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी साख्ता ये मिसाइल बहुत ज्यादा तबाहकुन है। इस हमले के बाद तेल अवीव समेत इसराइल के तमाम बड़े शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। पूरे के पूरे शहर वीरान और सुनसान हो गए। हिज़्बुल्लाह की जानिब से ये कार्रवाई सौर के इलाके अल-होश में इसराइली हमले में अपने रहनुमा के कत्ल के जवाब में की गई। इसराइली मीडिया तो फिलहाल इस हमले पर खामोश है। उनकी जानिब से अभी तक इस कार्रवाई में होने वाले नुकसान या अमवात की तस्दीक नहीं की गई है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह का दावा है कि हेडक्वार्टर्स की इमारत को मिलियमेट कर दिया गया है और अंदर मौजूद दर्जनों फौजी मारे गए हैं। हिज़्बुल्लाह के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि हमारी जानिब से तमाम कार्रवाइयाँ सिर्फ अपने दिफा में की जाती हैं। हमारे कभी जारहाना अज़ाइम नहीं रहे और हम सिर्फ इसराइली मिलिट्री तंसीबात को ही निशाना बनाते हैं, जबकि जवाब में इसराइली फौज की जानिब से लेबनान की सिविलियन आबादी पर बम बरसाए जाते हैं, जो सरासर गैर इंसानी फ़ेल है। उन्होंने एक और जुमले में मकबूजा शाम के इलाके गोलान में 2 इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स को 100 कात्यूशा रॉकेटों से निशाना बनाने का दावा भी किया। उन्होंने इसराइली हमले में मरने वाले हिज़्बुल्लाह के कमांडर मोहम्मद नेमा नासर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने तागूती ताकत के सामने डटकर मुजाहमत की। इन समेत तमाम शहीदों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। नाज़रीन, इसराइली हमले में ये हिज़्बुल्लाह के तीसरे सीनियर तरीन रहनुमा मारे गए हैं। मोहम्मद नेमा नासर सौर के इलाके में कार पर किए गए ड्रोन हमलों में मारे गए थे। वो तालिब सामी अब्दुल्ला के मुसावी ओहदे पर फाइज थे। इन दोनों को जनूबी लेबनान के महाज पर हिज़्बुल्लाह के आला तरीन रहनुमाओं में शामिल किया जाता था। नाज़रीन, एक तरफ दोनों जानिब से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं तो वहीं इसराइल ने लेबनान में भी गजा तर्ज का बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू करने की धमकियों में इजाफा कर दिया है। इसराइल की गजा पर जारहियत किसी सूरत रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, मुस्लिम ममालिक का गम गुस्सा और मुज़म्मती बयानात नेतन्याहू को टस से मस नहीं कर सके। नेतन्याहू की इमाम पर सियोनी फौज ने गजा को करबला में तब्दील कर दिया। गुज़श्ता रात जनूबी गजा के मरकजी शहर खान यूनिस में इसराइली फौज ने शदीद बमबारी की। रात भर इलाका बमों से गूंजता रहा, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद जबकि 350 से ज़ायद लोग जख्मी हुए। नाज़रीन, इसराइल एक तरफ तो हमास के साथ मुज़ाकरात कह रहा है तो दूसरी जानिब वो गजा को सफ़ाई हस्ती से मिटाने पर तुल चुका है। इसराइल ने खान यूनिस और रफा समेत तमाम इलाके फौरी खाली करने और वहां से लोगों को नकल मुकानी करने का हुक्म दे दिया है। इसका वाज़ेह मतलब है कि वो एक बार फिर गजा पर बड़े हमले का मंसूबा बना रहा है। इसी तनाज़र में हमास के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि मुज़ाकरात और हमले या जंग साथ साथ नहीं चल सकते। उनका कहना था कि अगर इसराइल ने गजा को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के अपने नापाक अज़ाइम पर काम जारी रखा तो फिर इसराइल की कोई भी जगह उनके मिसाइलों से महफूज नहीं रहेगी। एक तरफ हिज़्बुल्लाह और दूसरी जानिब हमास के हाथों नुकसान के बाद इसराइल ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है और अब वो तमाम लोग जो हमास से बातचीत या मुज़ाकरात के मुखालिफ थे वो भी अब मुज़ाकरात पर आमादा दिखाई देते हैं। मोसाद की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इसराइल जंग बंदी के लिए दी गई तजवीज़ पर हमास के जवाब का मुताला कर रहा है और इसका जायज़ा ले रहा है ताकि देख सके कि इसमें यरगमालियों की रिहाई की क्या सूरत होगी। बयान के मुताबिक सालसी कराने वाले फरीकों की तरफ से हमास की यरगमालियों की रिहाई के लिए दिए गए खाके से भी आगाह किया गया है। इसराइल इस बात का जायज़ा लेकर सालिस मुल्कों को अपने रिस्पॉन्स से आगाह कर देगा। हमास पहले दिन से यरगमालियों की रिहाई पर राज़ी थी, लेकिन बदले में वो अपनी शराइत मनवाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त इसराइली हुक्काम ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। हमास ने मज़ीद कुछ तजवीज़ पेश की हैं जिनमें यरगमालियों की रिहाई का फ्रेमवर्क भी दिया गया है, लेकिन साथ ही ये मुतालबा भी किया गया है कि इसके बाद इसराइल को गजा पर हमले फौरी रोकने होंगे।
غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلا یقینی بنانا ہوگا، ورنہ پھر ہماری طرف سے یرغمالیوں کی رہائی نہیں ہوگی۔ حماس کے پاس اب بھی تقریباً 100 سے زیادہ اسرائیلی یرغمالی موجود ہیں۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو انتظامیہ اسے تسلیم کرتی ہے یا ایک بار پھر ان کی انا اور ضد آڑے آتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پہلے ہی امن اور فریقین میں سمجھوتے کے لیے 3 مرحلوں پر مشتمل منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ بائیڈن منصوبے میں جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلا اور غزہ کی تعمیر نو شامل ہے۔ البتہ اسرائیلی فوج کا انخلا اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی 2 مرحلوں میں ممکن بنائی گئی ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے عالمی دباؤ کو ایک بار پھر جوتے کی نوک پر رکھ دیا ہے اور توسیع پسندانہ عزائم کے تحت فلسطین کی مزید زمینوں پر یہودی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں ناجائز یہودی بستیوں کی اسرائیلی آباد کاری کے خلاف سرگرم گروپ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے پچھلی 3 دہائیوں کے دوران سب سے بڑے علاقے کو یہودی بستیوں کے قیام کے لیے نشانزد کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ حکومتی سطح پر اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اسرائیل میں قائم امن پسند گروپ پیس ناؤ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے تقریباً 12.7 مربع کلومیٹر زمین، جو کہ 5 مربع میل کے قریب ہے، وادی اردن میں نئی بستیوں کے لیے مختص کی ہے۔ ان کے مطابق یہ اب تک کا ایک اکائی کی صورت میں سب سے بڑا فلسطینی قطع اراضی ہے جس پر ناجائز یہودی بستیاں قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ پیس ناؤ گروپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ کے بعد سے مغربی کرانہ میں بھی پہلے سے بڑی کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ جگہ جگہ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے اور چھاپے مار رہی ہے۔ کئی جگہوں پر مسلح جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ ایسے میں نئی یہودی بستیوں کا یہ نیا آغاز خطرے کی گھنٹی ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ سال 2024 اس حوالے سے سب سے زیادہ وسیع جگہ پر یہودی بستیوں کی نئی تعمیر کا سال قرار پائے گا۔ فلسطینی قیادت ان نئی بستیوں کے تعمیراتی منصوبے کو مغربی کنارے میں پائیدار امن کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہیں۔ بین الاقوامی برادری بھی ناجائز یہودی بستیوں کے خلاف ہے اور اسے مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل نے ماضی میں بھی کبھی عالمی دباؤ کو تسلیم کیا ہے، نہ وہ اب اسے قبول کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کو 1967 میں قبضے میں لیا تھا اور اب تک یہ علاقہ اسی کے زیر قبضہ ہے۔ اسرائیل نے اس علاقے میں 100 سے زائد یہودی بستیاں قائم کر رکھی ہیں، جہاں 5 لاکھ سے زیادہ ایسے یہودی آباد کیے گئے ہیں جنہیں دوسرے ملکوں سے لایا گیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید حالات کس طرف بڑھتے ہیں۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ رب کائنات اس خطے کو امن کا گہوارہ بنائے اور معصوم انسانی جانوں کی حفاظت فرمائے اور دہشت گردوں کا سرے سے خاتمہ ہو۔ آمین ثم آمین۔